हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड बिल्डिंग वेयर अलाइस एंड बोब कैन मीट। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे हाइट्स दिया हुआ है जिसमें हमें ith बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। अगर कोई पर्सन आई बिल्डिंग में है तो वो दूसरी बिल्डिंग में कब मूव कर सकता है, उसके लिए हमें ये कंडीशन दी हुई है आई लेस देन जे, यानी कि ith इंडेक्स jth इंडेक्स से छोटा होना चाहिए और ith बिल्डिंग की हाइट jth बिल्डिंग की हाइट से छोटी होनी चाहिए। तभी ith बिल्डिंग वाला पर्सन jth बिल्डिंग में मूव कर सकता है। साथ में हमें एक क्यूरीज एरे दिया हुआ है। क्यूरीज हमारी किस टाइप की है? ए कोमा बी। हर क्यूरी में ए रिप्रेजेंट करता है कि अलाइस अभी बिल्डिंग ए आई, जो भी यहाँ पर नंबर दिया है, उस बिल्डिंग पर है और बॉब हमारा बी आई इस बिल्डिंग पर है। हमें रिटर्न क्या करना है? एक एरे आंसर रिटर्न करना है जिसमें आंसर आई इसकी वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी? इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट मोस्ट बिल्डिंग वेयर अलाइस एंड बॉब कैन मीट। अगर अलाइस हमारा ए आई बिल्डिंग पर है, बॉब हमारा बी आई बिल्डिंग पर है, तो वो किसी कॉमन बिल्डिंग पर मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और वो मूव किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है आई लेस देन जे और हाइट्स ऑफ आई लेस देन हाइट्स ऑफ जे। तभी ith पर्सन jth बिल्डिंग में मूव कर सकता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम केवल राइट साइड में मूव कर सकते हैं। और मूव किस में कर सकते हैं? जब हमारी राइट साइड पर जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमारी बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा हो। अगर वो किसी कॉमन बिल्डिंग पर नहीं मीट कर सकते तो हमें उस क्यूरी का आंसर -1 रिटर्न करना है। अगर मीट कर सकते हैं तो किस इंडेक्स पर मीट करेंगे वो रिटर्न करना है, और अगर नहीं कर सकते तो -1 रिटर्न करना है। इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। हमने यहाँ पर हमारा ये एग्जांपल एरे लिया है। इसमें ith बिल्डिंग की हाइट है, जैसे 0th बिल्डिंग की हाइट 6 है, फर्स्ट की 4th एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर क्यूरीज एरे लिया है जिसमें हमारी क्यूरीज है 0,1। 0,1 का मतलब क्या है कि अलाइस अभी हमारा 0th इंडेक्स पर है, बॉब हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये किसी कॉमन बिल्डिंग पर मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर हम देखें, इस बिल्डिंग की हाइट है 6, इसकी हाइट है 4, और इन दोनों से बड़ी हाइट की बिल्डिंग हमारी यहाँ पर है 8। तो हमारा बॉब 8 पर जा सकता है, अलाइस भी हमारा 8 पर जा सकता है। ये इस कॉमन बिल्डिंग पर मीट कर सकते हैं, तो हमें इसका इंडेक्स ये 2 रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम हमारी नेक्स्ट क्वेरी देखें, 0,3, हमारी एक बिल्डिंग की हाइट है 6, एक की हाइट है 5। यानी कि हमें ऐसी कॉमन बिल्डिंग देखनी है जिसकी हाइट इन दोनों से ज्यादा हो और इसके राइट साइड में हो, क्योंकि हम केवल राइट साइड में मूव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ये 7, इसकी हाइट 5 से भी ज्यादा है, 6 से भी ज्यादा है, तो इसका इंडेक्स क्या है? 5। ये हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम 2,4 ये देखें, एक हमारा है 8 पर, एक हमारा है 2 पर, हमें इसके राइट साइड में इनसे बड़ी बिल्डिंग देखनी है। अगर हम देखें, राइट साइड में 7 और 6 है, 8 से बड़ी कोई बिल्डिंग ही नहीं है, यानी कि ये किसी कॉमन ग्राउंड पर मीट नहीं कर सकते। तो हमें क्या रिटर्न करना है? -1। अगर हम ये क्वेरी देखें, 2,2, अलाइस भी हमारा यहीं पर है, बॉब भी हमारा यहीं पर है, यानी कि ऑलरेडी सेम बिल्डिंग में है, तो हमें कहीं आगे जाना ही नहीं है। हम यही 2 इसका रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम देखें 1,2, एक की हाइट है 4, एक की हाइट है 8। अगर अलाइस हमारा 4 से 8 पर मूव कर जाए, इंडेक्स हमारा 1 2 से छोटा है, तो ये मूव कर सकता है, और हाइट भी हमारी 4 से 8 छोटी है, तो ये 4 से 8 पर मूव कर सकता है और बॉब से मीट कर सकता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। सिमिलरली अगर हमारी क्वेरी ऐसी होती, 2,1, अलाइस हमारा यहाँ पर है, बॉब हमारा यहाँ पर है, तो इस केस में क्या होगा? बॉब आगे जाकर अलाइस से यहाँ पर मीट कर सकता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। अगर हम ये देखें 0,6, यानी कि अलाइस हमारा यहाँ पर है, बॉब हमारा यहाँ पर है, और इन्हें कॉमन जगह पर मिलना है। हमारी कंडीशन क्या थी? इंडेक्स लेस देन जे और हाइट आई लेस देन जे, यानी कि अलाइस हमारा यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? ये सेम हाइट की बिल्डिंग है, लेकिन हमें क्या चाहिए? बड़ी हाइट की बिल्डिंग चाहिए, और इससे बड़ी इसके राइट साइड में कोई भी नहीं है, तो ये दोनों कभी मीट कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम अलाइस के राइट में देखें, तो ये भी बड़ी बिल्डिंग है, ये भी बड़ी बिल्डिंग है, इन पर ये जा सकता है, लेकिन बॉब केवल राइट साइड में ही मूव कर सकता है, तो इसलिए अलाइस और बॉब कभी मीट कर ही नहीं पाएंगे। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? -1। अगर हम इन क्यूरीज के बेस पर कुछ ऑब्जर्वेशन निकालें, अगर हमारा क्यूरी आई और जे ये सेम इंडेक्स पर है, जैसे इस केस में थे, तो हमारा आंसर वही इंडेक्स आएगा। दोनों ऑलरेडी सेम पर है, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। अगर हमारी क्यूरी इस टाइप से है कि जो हमारा बड़ा इंडेक्स है और जो हमारी बड़ी हाइट है वो दोनों सेम है, जैसे 1,2, हमारा इंडेक्स भी यही बड़ा था और हाइट भी इसी की ज्यादा थी, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? जो भी इनका मैक्सिमम इंडेक्स होगा वही इंडेक्स आएगा। हमारा हाइट 4 और 8 थी, इंडेक्स हमारा 1 और 2 था, तो जो हमारा बड़ा इंडेक्स है, जैसे जे हमारा बड़ा इंडेक्स है और उसकी हाइट भी उससे ज्यादा है, तो उस केस में हमारा इंडेक्स यही आएगा। सेम चीज यहाँ पर 2,1, हमारा इस केस में आई बड़ा है और आई की हाइट भी ज्यादा है,
इस केस में हमारा आंसर सेम आएगा, यानी कि बड़े इंडेक्स वाली बिल्डिंग की हाइट दोनों में ज्यादा है, तो हमारा आंसर वही आएगा। अब अगर इनके अलावा कोई भी केस है, तीन केस हमारे क्या हो गए, आई हमारा जे के इक्वल है, दूसरा केस क्या होगा, आई लेस देन जे है और हमारी हाइट आई लेस देन हाइट ऑफ जे है, तीसरा क्या होगा, आई हमारा ग्रेटर देन जे है और हाइट ऑफ आई ग्रेटर देन हाइट ऑफ जे है। इस केस में तो हम आंसर को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, आई, दोनों में से कोई भी इंडेक्स। इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, जेथ इंडेक्स। इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, आईएथ इंडेक्स। ये तो हो गए हमारे बेसिक केसेस, हम डायरेक्ट क्यूरी से ही इनका आंसर निकाल सकते हैं। इन तीनों केसेस के अलावा अगर हमारा कोई केस है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे अगर मैं 0 3 इसका एग्जाम्पल हूँ, 0 और 3, इस केस में हमारा क्या है, इंडेक्स तो छोटा है लेकिन हाइट ज्यादा है, तो हमारा आंसर इन दोनों के राइट साइड में ही लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि हम केवल राइट साइड में मूव कर सकते हैं, हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि हम लेफ्ट साइड में मूव कर सके, हम राइट साइड में ही मूव कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ये वाला इंडेक्स है नहीं, यानी बॉब को भी कहीं आगे जाना पड़ेगा। तो जो भी हमारा इंडेक्स आएगा, जैसे इस केस में हमारा आंसर ये वाला इंडेक्स आ रहा था, तो हमें इस इंडेक्स के राइट साइड में मिलेगा। और ये इंडेक्स क्या है, जो भी दोनों इंडेक्स का मैक्सिमम है, उसके बाद ही हमें इसका आंसर मिलेगा। और वो आंसर क्या होगा, जो भी इन दोनों 5 और 6 दोनों हाइट से बड़ी हाइट होगी, वो हमारा आंसर होगा। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो भी इनका इंडेक्स होगा, उसके बाद वाला इंडेक्स होगा, और हाइट क्या होनी चाहिए, जो भी इन दोनों की मैक्सिमम हाइट है, उससे बड़ी हाइट होनी चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। और इसके अलावा हमें क्या करना है, जैसे ये हमारी फर्स्ट क्यूरी थी, तो हमें इसी इंडेक्स पर इसका आंसर स्टोर करना है। तो हमें बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए, एक हमारा मैक्स इंडेक्स चाहिए, मैक्स ऑफ आई को मजे, हमारा मैक्सिमम इंडेक्स क्या है। एक हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम दोनों की हाइट, क्योंकि इस हाइट से बड़ी हाइट हमें चाहिए होगी। तीसरा हमें क्या चाहिए, हमारे क्यूरी का नंबर, ये कौन से नंबर की क्यूरी थी, ताकि आंसर में हम उसी इंडेक्स पर इसको स्टोर कर सके। तो हमें बेसिकली ये तीन इंफॉर्मेशन चाहिए इस क्यूरी के रिगार्डिंग। उसके बाद हम आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। पर हमें ये तीन इंफॉर्मेशन लगेगी एक क्यूरी के लिए। सबसे पहले हम इन बेसिक केस को हैंडल कर लेंगे, उसके बाद जो क्यूरीज बच जाएंगी, उसके लिए हमें ये तीन इंफॉर्मेशन लगेगी। इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम चाहे तो एक 3D वेक्टर बना ले, चाहे तो एक मैप बना ले, जिसमें हमारी की क्या हो जाएगी, ये इंडेक्स हो जाएगी मैक्स इंडेक्स, और वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा पेयर मैक्स ऑफ हाइट और क्यूरी नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स, जो भी इसका मैक्स इंडेक्स होगा आई जे का, उसके कोरोस्पोंडिंग मैक्स हाइट कोमा क्यूरी नंबर, इस टाइप से हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे। और जब हम मैप बनाएंगे, तो हो सकता है हमारा इंडेक्स सेम हो, जैसे हमारी एक क्यूरी है 0 3, एक क्यूरी ये भी आ सकती थी 1 3, दोनों का मैक्स इंडेक्स क्या होता, 3 होता, तो हमारे मैप में सेम पोजीशन पर आता। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एज ए वेक्टर बना लेंगे। बेसिकली इसके बाद जब दोबारा आएगी, तो उसकी मैक्स हाइट कोमा उसका क्यूरी नंबर हमारे इंडेक्स के कोरोस्पोंडिंग एज ए वेक्टर हम स्टोर कर लेंगे। और वेक्टर में क्या स्टोर करेंगे, एक पेयर। पेयर क्या होगा, इन दोनों की मैक्सिमम हाइट कितनी है और ये क्यूरी नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रिवियल क्यूरीज को आंसर कर देंगे, उसके बाद बची हुई क्यूरीज को हम एक मैप की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। जैसे अगर हम इसके लिए देखें, हमारी क्यूरी में मैक्स क्या है, 1 है, 1 के कोरोस्पोंडिंग मैं क्या क्या स्टोर करूंगा, इन दोनों की मैक्सिमम हाइट कितनी है, 6 है, और ये क्यूरी नंबर क्या है, 0 6 0, ये पेयर मैं स्टोर कर लूंगा। फिर मैं नेक्स्ट क्यूरी पाऊंगा 0 3, इसकी मैक्स इंडेक्स कितना है, 3, और इनकी मैक्स हाइट कितनी है, 0 की 6 है, 3 की 5 है, यानी कि 6 और क्यूरी नंबर क्या है, 1 है। फिर मैं 2 4 पर आऊंगा, तो मेरा मैक्स इंडेक्स कितना है, 4 है, और इन दोनों में मैक्सिमम हाइट कितनी है, 8 है, 8 और क्यूरी नंबर क्या है, 2। फिर मैं आऊंगा 2 2, ये तो मेरा ट्रिवियल केस हो गया, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, इसका ऑलरेडी अपने आंसर में स्टोर कर लूंगा। 1 2, ये भी ट्रिवियल है, 2 1 ये भी ट्रिवियल है। फिर मैं आया 0 6 पर, इसमें मैक्स इंडेक्स क्या है, 6 है, और इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी है, 6 है, और मेरा क्यूरी नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, क्यूरी नंबर भी मेरा 6 है। तो इस तरह से बची हुई क्यूरीज के लिए मैं ये मैप बना लूंगा। अब मेरा मैप बन गया, अब मैं आंसर कैसे फाइंड आउट करूं, उसके लिए हमने एक चीज नोट की थी कि जो भी हमारा मैक्स इंडेक्स होगा, उस क्यूरी का आंसर उसके बाद वाले इंडेक्स पर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे ओरिजिनल एरे पर लूप लगाना शुरू करेंगे, लेफ्ट से लूप लगाना शुरू करेंगे, और हम देखेंगे कि ये वाला इंडेक्स किस किस क्यूरी को आंसर कर सकता है। जैसे ये 6 हाइट किस किस क्यूरी को, बची हुई क्यूरी को आंसर कर सकती है। अभी अगर मैं देखूं ये 6, इसका मतलब क्या है कि मेरा इंडेक्स जो भी स्टोर है, 0 से पहले वाले इंडेक्स
इन क्यूरीज को आंसर कर सकती है? जीरो से पहले तो कुछ है ही नहीं, यानी ये वाला मेरे किसी भी क्यूरी को आंसर नहीं कर पाएगा। फर्स्ट पर आता हूँ। फर्स्ट से पहले मैक्स इंडेक्स यानी जीरो होना चाहिए मेरी क्यूरी का, ऐसा भी कोई नहीं है, तो ये भी किसी को आंसर नहीं कर पाएगा। फिर मैं मूव करते हुए आऊंगा यहाँ पर 8 पर। अगर मैं देखूं ये वाला जो इंडेक्स है 2, ये किस किस के लिए आंसर हो सकता है? उन क्यूरीज के लिए आंसर हो सकता है जिनका मैक्स इंडेक्स कितना था, 1 था। क्योंकि बची हुई क्यूरीज के लिए क्या होगा, जो भी मैक्स इंडेक्स होगा उसके बाद वाले इंडेक्स एक पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो ये मेरा उन इंडेक्स के लिए आंसर हो सकता है जिनका मैक्स इंडेक्स 1 हो। और मैं देखूं ये कौन सा है, एक क्यूरी इसके अंदर पड़ी है, उस क्यूरी की मैक्सिमम हाइट कितनी रिक्वायर्ड थी, 6 हाइट रिक्वायर्ड थी, और ये 8 मेरा इससे बड़ा हाइट है, यानी कि इस क्यूरी के लिए मेरा आंसर ये हो सकता है। और वो आंसर क्या है, 2। और इसका क्यूरी नंबर क्या था, 0। तो इसके कोरोस्पोंडिंग मैं यहाँ पर 2 स्टोर कर लूंगा। तो मेरी ये क्यूरी भी आंसर हो गई। पहले ट्रिवियल केस में मेरी ये 3 क्यूरी आंसर हो चुकी थी। अब जब मैं लूप लगा रहा हूँ इस इंडेक्स की वजह से मेरी ये वाली क्यूरी आंसर हो गई। और कोई क्यूरी भी आंसर हो सकती है? नहीं। बाकियों का इंडेक्स अगर मैं देखूँ 3, 4 और 6 है, जबकि ये इंडेक्स 2 था, इससे पहले वाले इंडेक्स की क्यूरी को आंसर कर सकता था। तो मैं आऊंगा आगे। अब अगर हम देखें मैप में से हमारी ये वाली क्वेरी ऑलरेडी आंसर हो चुकी है। हम आए 3 पर। 3 से पहले इंडेक्स यानी 2 या उससे छोटे होने चाहिए, हमारे 3 से बड़े हैं, तो ये किसी को आंसर नहीं कर सकता। हम आएंगे आगे। 4 अपने से पहले इंडेक्स वाली क्यूरी को आंसर कर सकता है। हमारे पास एक ऐसी क्यूरी है लेकिन उसकी हाइट रिक्वायरमेंट क्या थी, 6 थी, और हमारी हाइट क्या है, 2, यानी ये भी किसी क्यूरी को आंसर नहीं कर पाएगा। हम आएंगे आगे। 5 किस किस को आंसर कर सकता है, इससे पहले वाली, यानी इस और इसको आंसर कर सकता है। इनकी अगर हाइट रिक्वायरमेंट देखें, इस वाली क्यूरी की हाइट रिक्वायरमेंट क्या थी, 6 थी। यस, इससे बड़ी है, यानी कि ये वाला इंडेक्स हमारी इस क्यूरी के लिए आंसर हो जाएगा। क्या होगा, हमारी क्यूरी नंबर था 1, 0,3, इसके लिए इंडेक्स क्या आ जाएगा, 5। हमारी ये क्यूरी भी आंसर हो गई। अब अगर इसके लिए देखें, इसके लिए हाइट रिक्वायरमेंट है 8, हमारे पास कितना है, 7 ही है। इस क्यूरी को ये आंसर नहीं कर सकता। हम आगे बढ़ जाएंगे। 6 किस किस को आंसर कर सकता है, जो कि इससे पहले वाले इंडेक्स हो, 5 और उससे पहले वाले इंडेक्स हो। ऐसा कोई इंडेक्स है, यस, ये वाला इंडेक्स है 4। इसमें देखिए हाइट रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी 8 है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है, 6 ही है, तो ये भी इसको आंसर नहीं कर सकता। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एरे खत्म हो गया। अब तक जो जो क्यूरी हमने आंसर कर ली उनका तो स्टोर कर लिया। जो जो क्यूरीज बच गई, कौन कौन सी बच गई, ये दो क्यूरीज बच गई, क्यूरी नंबर 2 और क्यूरी नंबर 6। इसका मतलब है कि इनका कोई आंसर नहीं है। इन केसेस में अलाइस और बोब एक कॉमन ग्राउंड पर मीट नहीं कर सकते, इसलिए इनका आंसर हमें -1 रिटर्न करना है। जो जो क्यूरीज हमारी पूरे एरे खत्म होने के बाद अनआंसर्ड रह जाएगी, उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिवियल क्यूरीज को आंसर करना है। फिर बची हुई क्यूरीज के मैप बना लेना है। मैप किस टाइप का बनाएंगे, मैक्स इंडेक्स, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या होगी हमारी, मैक्स हाइट, कोमा क्यूरी नंबर। इस टाइप से मैप बना लेंगे। फिर अपने एरे पर एक लूप लगाएंगे और देखेंगे कि ये वाला इंडेक्स किस किस क्यूरी को आंसर कर सकता है। नाउ इसको एफिशिएंटली चेक करने के लिए, जैसे हम यहाँ पर आए थे, ये 7 किस किस को आंसर कर सकता है, उन्हीं क्यूरीज को आंसर कर पाएगा। पहले तो जिनका इंडेक्स इससे कम होगा, सेकंड जिनकी हाइट इससे कम होगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसी कौन कौन सी क्यूरीज है जिनकी हाइट इससे कम है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक मिन हीप का यूज कर सकते हैं। हम मिन हीप में इससे पहले के इंडेक्स, जैसे 4 और उससे पहले के इंडेक्स स्टोर करेंगे। जिस भी करंट आई पर है हम उससे पहले वाले क्यूरीज के इंडेक्स स्टोर करेंगे। बेसिकली जिनका मैक्सिमम इंडेक्स इससे पहले का होगा, उन एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे और उनको हाइट के बेसिस पर सॉर्ट करके रखेंगे। मिन हीप में क्या होगा, सबसे छोटी जिसकी हाइट रिक्वायरमेंट होगी वो सबसे टॉप पर आएगा। फिर जब उसकी क्यूरी सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर नेक्स्ट हाइट वाला, फिर नेक्स्ट हाइट वाला। इस तरह से हमारा एक सॉर्टेड ऑर्डर आ सकता है कि हमें मिनिमम टॉपर मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मिन हीप बना सकते हैं। एक बार ये पूरी अप्रोच को मिन हीप के साथ ऑप्टिमाइज करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हम इन तीनों ट्रिवियल क्यूरीज को तो आंसर कर चुके होंगे और बची हुई क्यूरीज के लिए हमारा मैप बना चुके होंगे। हमारा मैप इस तरह से बन गया। फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट ये लूप लगाएंगे। हम आएंगे इस इंडेक्स पर। अब इससे छोटा तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, यानी ये इंडेक्स किसी क्यूरी को आंसर नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऐसी कोई क्यूरी है जो इस इंडेक्स के लिए मैक्सिमम नहीं है। 1, 3, 4, 6, 0 के लिए तो कोई भी क्यूरी नहीं है। तो हम एज इट इज आगे बढ़ जाएंगे। हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिंपली इग्नोर कर देंगे। हम माई 1 पर, 1 के केस में देखें, इससे छोटा कोई इंडेक्स है ही नहीं। हमारी क्यूरी में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जो इससे छोटे की रिक्वायरमेंट हो हमें, तो ये इंडेक्स भी किसी क्यूरी को आंसर नहीं कर सकता। लेकिन अब हम मैप में देखें, हमारी 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक क्यूरी पेंडिंग है। 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक क्यूरी पेंडिंग है।
तो हम क्या करेंगे, हम हमारे मिन हीप में उसकी हाइट रिक्वायरमेंट और क्यूरी नंबर ये पुश कर देंगे। हम बोल देंगे कि हमारी एक क्यूरी पेंडिंग है अभी तक, जिसकी हाइट रिक्वायरमेंट है 6 और उसका क्यूरी नंबर है 0। ये हम मिन हीप में पुश कर देंगे। फिर जब हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट 2 पर, ये पूरे हमारे मैप पर जाने के बजाय केवल मिन हीप में देख लेगा कि क्या अभी कोई पेंडिंग क्यूरी है, यानी कि हमारा मिन हीप एम्प्टी तो नहीं है। अगर कोई पेंडिंग क्यूरी है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले वाले इंडेक्स की कोई क्यूरी अभी अनआंसर्ड है, जिसको मैं देखूंगा कि मैं आंसर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कब आंसर कर सकता हूं? जब मेरी हाइट रिक्वायर्ड हाइट से ज्यादा है, तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। जैसे इस केस में देखो, हाइट कितनी है, 8 है, और मिनिमम पर सबसे ऊपर क्या होगा, जो सबसे छोटी हाइट की रिक्वायरमेंट है 6, ये होगा। तो ये देखेगा मैं इस क्यूरी को आंसर कर सकता हूँ, तो ये डायरेक्ट इसका क्यूरी नंबर देखेगा और इसमें अपने इंडेक्स को स्टोर कर देगा। क्यूरी नंबर 0 में ये 2 को स्टोर कर देगा और इसको यहाँ से पॉप कर देगा कि ये क्यूरी अब आंसर हो चुकी है। उसके बाद देखेगा कि क्या हमारी 2 के कोरस्पॉन्डिंग कोई क्यूरी पेंडिंग है, नहीं पेंडिंग है, तो सिंपली आगे बढ़ जाएगा। ये देखेगा कि क्या मैं किसी क्यूरी को आंसर कर सकता हूँ, उसके लिए कहाँ पर जाएगा, मिनी में देखेगा। मिनी पर भी एम्प्टी है, यानी कि कोई भी अभी तक क्यूरी पेंडिंग नहीं है, तो ये किसी को भी आंसर नहीं कर सकता। लेकिन चेक क्या करेगा कि क्या इस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग कोई क्यूरी पेंडिंग है। जैसे अगर हम देखें, हमारी 3, हमारी 0,3, इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना था, 3 था। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक क्यूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे मिनी में पुश कर देंगे। हम बोलेंगे हमारी हाइट रिक्वायरमेंट है 6 और क्यूरी नंबर है 1, ये अभी पेंडिंग है, तो ये इसको इसमें पुश कर देगा। बाकी जो भी इसके बाद वाले इंडेक्स हैं वो चेक कर सके कि क्या वो इस क्यूरी को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम आएंगे यहाँ पर, ये देखेगा कि मिनट में अभी एक क्यूरी पेंडिंग है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखेगा हाइट रिक्वायरमेंट 6 है, मेरी तो हाइट 2 ही है, तो मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। उसके बाद क्या चेक करेगा कि क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई क्यूरी पेंडिंग है। देखेगा 4, यस, 8,2 ये पेंडिंग है, तो इसको भी अपने मिन हीप में पुश कर देगा। 8,2 ये क्यू में पुश हो जाएगा। मिन हीप के अभी टॉप में क्या रहेगा, ये रहेगा 6,1। 8,2 उसके बाद होगा, क्योंकि मिन हीप में क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू टॉप पे रहती है, फिर हमारा 8,2 ये रहेगा। तो अब ये आगे बढ़ जाएगा। ये देखेगा मिन हीप एम्प्टी नहीं है, तो ये क्यूरीज को सोल्व करने की कोशिश करेगा। सोल्व कैसे करेगा, मिन हीप में देखेगा सबसे छोटी हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, 6 है, तो ये देखेगा मेरी हाइट इससे ज़्यादा है, तो इसके क्यूरी नंबर 1 में अपना इंडेक्स 5 ये स्टोर कर देगा। ये इस क्यूरी को आंसर कर दिया, तो इसको यहाँ से पॉप कर देगा कि हमारी क्यूरी आंसर हो गई। अब मिनी के टॉप पर क्या आ जाएगा, ये 8,2। अब देखेगा हाइट रिक्वायरमेंट 8 है, मेरी हाइट 7 है, मैं इसको आंसर नहीं कर सकता। उसके बाद क्या चेक करेगा कि क्या 5 के कोरस्पॉन्डिंग कोई क्यूरी पेंडिंग है, नहीं कोई क्यूरी पेंडिंग नहीं है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगेन ये 6 देखेगा कि मिनी एम्प्टी नहीं है, तो यानी कि चेक करेगा कि क्या मैं इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। 8 हाइट की रिक्वायरमेंट है, मेरी हाइट 6 है, मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद बस क्या चेक करेगा कि क्या 6 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग कोई क्यूरी पेंडिंग है। यस पेंडिंग है, जिसकी रिक्वायर्ड हाइट कितनी है, 6, और क्यूरी नंबर भी क्या है, 6। और उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा। अब हमारा एरे खत्म हो गया, यानी कि जिन जिन को हम आंसर कर सकते थे हमने आंसर कर दिया, बची हुई क्यूरीज को हम आंसर नहीं कर सकते, तो उनको हम -1 स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से मिन हीप का यूज करके हम सीधा सीधा ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा करंट इंडेक्स किन किन क्यूरीज को आंसर कर सकता है। अब हमें पूरे हैश मैप पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली मिन हीप में देख लेंगे, क्या हम मिन हीप की टॉप क्यूरी, जैसे मान लो ये 6 और 8 है, अगर हम 6 को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो 8 को तो कर ही नहीं सकते। हमारी हाइट मान लो 2 है, तो हम अगर 6 को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम सबसे छोटी हाइट को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, हम उससे बड़ी हाइट को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट टॉप से कंपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर टॉप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो उसको पॉप करो, उससे बड़ी वाली हाइट देखो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम अनऑर्डर्ड मैप और प्रायोरिटी क्यू का यूज करके हमारी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमें इनपुट में एरे ऑफ हाइट्स, हर एक बिल्डिंग की हाइट, और हमारी सारी क्यूरीज कि अभी अलाइस और बॉब कहाँ कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर मीट कर सकते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट चाहिए। हमें हाइट्स एरे और क्यूरीज वेक्टर दिया हुआ है। हमने हमारी क्यूरीज के आंसर को स्टोर करने के लिए एक आंसर वेक्टर ले लिया और बाय डिफॉल्ट उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमें जिन क्यूरीज का हम आंसर नहीं कर पाएंगे उसके लिए -1 स्टोर करना है, तो बाय डिफॉल्ट हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। जिन क्यूरीज का हमें आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर हम -1 से उसे अपडेट कर देंगे। फिर हमें क्या चाहिए था, एक मैप चाहिए था, एक वैरायटी क्यू चाहिए थी। मैप में हमें क्या चाहिए था, हमें मैक्स क्यूरी इंडेक्स यानी कि एक इंटीजर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पेयर चाहिए था, हाइट कोमा क्यूरी नंबर। और एक इंडेक्स कई बार आ सकता है, तो हमने क्या किया, इंट कोमा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट। एक पेयर क्या स्टोर करेगा, हमारे इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग हाइट और क्यूरी नंबर, और ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, उसके लिए हमने वेक्टर ले लिया।
तो हमारा मैप किस टाइप का है? इंट कोमा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट। फिर हमें एक प्रायोरिटी क्यों चाहिए थी? बेसिकली मिन हीप चाहिए था। मिन हीप का सिंटेक्स क्या होता है? हम उसमें क्या स्टोर करेंगे, किस टाइप से स्टोर करेंगे? हम मिन हीप को एज ए वेक्टर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वेक्टर ऑफ जिस टाइप का हम स्टोर करेंगे। और मिन हीप के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? ग्रेटर। इसका मतलब है कि हम मिन हीप बना रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा मैक्सी बनता है। अगर हम ग्रेटर जिस टाइप का है तो हमारा मिन हीप बन जाता है। तो हमने हमारे 3 डेटा स्ट्रक्चर, एक आंसर को स्टोर करने के लिए, एक मैप और एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया। फिर सबसे पहले हमें बेसिक क्यूरीज आंसर करनी थी और बची हुई क्यूरीज के लिए मैप बनाना था। हमारी हर एक क्यूरी में क्या था? 2 पैरामीटर थे, अलाइस कहाँ पर है, बोब कहाँ पर है। और हमारी ट्रिवियल क्यूरीज क्या थी? कि हमारा इंडेक्स छोटा है और कोरस्पॉन्डिंग हाइट भी छोटी है। हमारा इंडेक्स बड़ा है और कोरस्पॉन्डिंग हाइट भी बड़ी है, तो उस केस में हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और अगर दोनों ऑलरेडी सेम इंडेक्स पर है, हमारे अलाइस और बोब सेम बिल्डिंग में है, तो उस केस में भी हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इन केसेस के अलावा हमारी रिमेनिंग क्यूरीज के लिए हमें क्या करना था? मैप बनाना था। मैप हमारा किस टाइप का था? दोनों में से जो भी मैक्सिमम इंडेक्स है, क्योंकि हमारा आंसर उस इंडेक्स के बाद ही हो सकता है। तो हमारी की क्या थी? जो भी इनका मैक्सिमम इंडेक्स था। और उसकी वैल्यू क्या थी? एक पेयर था जिसमें हमें इनकी मैक्सिमम हाइट, क्योंकि जो भी इनकी मैक्सिमम हाइट होगी हमें उससे बड़ी हाइट की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों की मैक्सिमम हाइट कोमा ये किस क्यूरी के लिए है, ताकि हम उसको राइट इंडेक्स पर स्टोर कर सकें, कोमा क्यूरी नंबर, ये हम मैप में स्टोर कर लेंगे। जब हमारा एक बार मैप बन गया उसके बाद हमें क्या करना है? हमें हमारे एरे पर लेफ्ट राइट एक लूप लगाना है और हमारी क्यूज को आंसर करते जाना है। किसकी हेल्प से? प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से। तो हम हमारे एरे पर लेफ्ट टू राइट लूप लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये वाला इंडेक्स किन किन क्यूरीज को आंसर कर सकता है। वो कैसे पता चलेगा? अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है, यानी कि कोई क्यूरी अभी अनआंसर्ड है, इससे पहले कोई इंडेक्स है जिसके लिए हमें अभी आंसर फाइंड आउट करना है, और ये इंडेक्स उसको सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसकी हाइट को रिक्वायर्ड हाइट से कंपेयर करके। इसकी हाइट क्या है? हाइट्स ऑफ आई, हमारे करंट इंडेक्स की हाइट। और रिक्वायर्ड हाइट क्या है? जो भी हमारे मिनी हीप पर टॉप एलिमेंट होगा उसमें जो हमने हाइट स्टोर की है वो, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारी हाइट रिक्वायर्ड हाइट से ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है? कि हम इस क्यूरी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम आंसर में उसे अपडेट कर देंगे। और आंसर में कहाँ अपडेट करेंगे? हमने क्यूरी नंबर स्टोर किया था, तो उस इंडेक्स पर हम ये वाला इंडेक्स स्टोर कर देंगे। इस क्यूरी के लिए हमें आंसर मिल गया, तो इसको अपने हीप से पॉप कर देंगे। इस लूप से जिन जिन क्यूरीज को ये इंडेक्स सेटिस्फाई कर सकता था वो सारी क्यूरीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या देखना है? क्या ऐसी कोई क्यूरी बची है जिसका मैक्स इंडेक्स ये आई हो? तो हम देखेंगे हमारे मैप में, क्या हमारे मैप में उस इंडेक्स पर कोई क्यूरीज बची है? अगर बची है तो उसको अपने मिन हीप में पुश कर दो, ताकि नेक्स्ट इंडेक्स और उसके फर्दर इंडेक्सेस उसको सेटिस्फाई करने का ट्राई कर सकेंगे, तो उसका आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं कर सकेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर -1 स्टोर हो जाएगा। लास्ट में हम हमारे आंसर वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? सबसे पहले तो हम हमारे क्यूरीज वेक्टर पर एक लूप लगाएंगे। हम एक क्यू साइज का लूप लगाएंगे। उसके अंदर हम कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन करेंगे। हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया है, तो इस ऑपरेशन को भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारी टाइम लिस्ट क्या आएगी? क्यूब, जितनी नंबर ऑफ क्यूरीज होंगी। उसके बाद हम एक एन साइज का लूप, जो हमारे हाइट्स एरे का साइज होगा उतने साइज का एक लूप लगाएंगे और उसके अंदर कुछ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हमारे क्या होंगे? बेसिकली हम हमारी मिन हीप के अंदर क्यूरीज को पुश करेंगे और पॉप करेंगे। मैक्सिमम हमारी मिन हीप में कितनी क्यूरीज पुश हो सकती है? जितना हमारा साइज होगा क्यूब। और एक ऑपरेशन पुश या पॉप के लिए कितना टाइम लगता है? लॉग ऑफ क्यू। तो हमारी क्यूरीज के लिए ओवरऑल टाइम कितना लगेगा? क्यू लॉग ऑफ क्यू। और अगर हमारी क्यूरीज काफी कम हो तो सिंपली हमें केवल ये एन टाइम लगेगा। इस लूप से हमारा टाइम कितना आएगा? एन प्लस क्यू लॉग ऑफ क्यू। हमारा एन इंटू क्यू लॉग क्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ये इंडिपेंडेंट है। हमारी ओवरऑल क्यू क्यूरीज पुश होंगी और पॉप होंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर आई के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। ये हमारे इनपुट पर डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल इन सब का सम कितना आएगा? हमारी क्यू क्यूरीज मिनी में पुश होंगी और पॉप होंगी। तो हमारा क्यू लॉग क्यू तो उन क्यूरीज के लिए लगेगा। उसके अलावा हम एन साइज का लूप लगा रहे हैं, तो अगर हमारा एन क्यूरी से काफी बड़ा हुआ उस केस में एन डोमिनेट करेगा। अगर हमारे इक्विवेलेंट हुए तो उस केस में क्यू लॉग ऑफ क्यू ये हमारा डोमिनेट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी यहाँ से टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? एन प्लस क्यू लॉग ऑफ क्यू। और ऊपर से हमारी क्या आई थी? क्यू आई थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी? ऑफ एन प्लस क्यू लॉग ऑफ क्यू। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? हमने यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है। अनऑर्डर्ड मैप में हम इंडेक्स, उसके corresponding सारी क्यूरीज को स्टोर कर रहे हैं। इंडेक्स हमारा कहाँ तक जा सकता है? एन तक। क्यूरीज हमारी क्यू तक। तो हमारा एन प्लस क्यू इतना स्पेस हमारे अनऑर्डर्ड मैप के लिए लगेगा।
और प्रायोरिटी क्यू के लिए हमें कितना लगेगा, हमारी मैक्सिमम क्यू क्यूरीज जा सकती है, तो क्यू स्पेस हमें हमारी प्रायोरिटी क्यू के लिए लगेगा। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ओ ऑफ एन प्लस क्यू इतना हमें स्पेस लगेगा। थैंक यू गाइस।